जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार भारत के नक्शे को एक किया, एक ऐसा एम्पायर जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज भी हमारे लिए एक केस स्टडी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी, ये टॉपिक सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि एंशिएंट हिस्ट्री की नींव है। तो चलिए एग्जाम के नजरिए से इस विशाल साम्राज्य के हर पहलू को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई हजारों साल पुराना एक साम्राज्य आज के सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है इसकी लेगेसी में। मौर्यों ने हमें सिर्फ बड़े बड़े स्मारक नहीं दिए, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक मजबूत इकोनॉमी और गवर्नेंस के वो सिद्धांत दिए जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि इस साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, फिर मिलेंगे इसके दो सबसे महान शासकों चंद्रगुप्त और अशोक से, उनके मैसेजेस को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था, और आखिर में देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इतिहास को जानने का पहला कदम होता है उसके सोर्सेस को समझना। आखिर हमें मौर्यों के बारे में ये सब पता कहाँ से चला? अच्छी बात यह है कि हमारे पास कई तरह के पुख्ता सबूत हैं। देखिए, मौर्यों की कहानी हमें दो मेन सोर्सेस से पता चलती है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। एक तरफ हैं किताबें, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र जो एडमिनिस्ट्रेशन की बाइबल है, और मेगास्थनीज की इंडिका जो हमें उस समय के समाज के बारे में बताती है। दूसरी तरफ है पत्थर पर लिखे सबूत, जैसे अशोक के शिलालेख जो सीधे सम्राट की आवाज हम तक पहुंचाते हैं। प्रीलिम्स के लिए इन सोर्सेज और उनके ऑथर्स की मैचिंग ये एक पेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस कहानी की शुरुआत की, चंद्रगुप्त मौर्य। सोचिए, एक आम सा नौजवान जिसने अपने गुरु चाणक्य की गाइडेंस में उस समय के सबसे शक्तिशाली नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और भारत के पहले पैन इंडियन एम्पायर की नींव रखी। चंद्रगुप्त का सफर कमाल की जीतों से भरा था। 322 बीसीई में नंदों को हराने से लेकर 305 बीसीई में अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराने तक उन्होंने एक जबरदस्त साम्राज्य बनाया। लेकिन उनकी जिंदगी का अंत उतना ही ड्रामेटिक था जितनी की शुरुआत। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जैन धर्म अपना लिया और सल्लेखना की प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए। तो ये सल्लेखना है क्या? ये जैन धर्म में एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जिसमें इंसान स्वेच्छा से खाना पीना त्याग कर मृत्यु को अपनाता है। जरा सोचिए, एक सम्राट जो अपनी ताकत के शिखर पर था, उसने सब कुछ त्याग कर ये रास्ता चुना। ये उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। चंद्रगुप्त के बाद अब आते हैं मौर्य वंश के सबसे बड़े नाम, अशोक पर। अशोक की कहानी सच कहूं तो इतिहास के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। एक क्रूर विजेता से शांति का दूत बनने का सफर। साल था 261 बीसीई, जगह थी कलिंग। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। अशोक जीते तो जरूर, लेकिन जीत की कीमत थी लाखों लोगों की जान। मैदान लाशों से पट गया था। और कलिंग की उस तबाही को देखकर अशोक का दिल पूरी तरह से बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि ये कैसी जीत है जो इतनी लाशों पर खड़ी हो, और बस उसी पल उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को अलविदा कह दिया। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इस युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध के डंके की जगह धम्म घोष यानी धर्म की आवाज को अपनाया। अब एक बात यहाँ बिल्कुल साफ समझनी है, अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये एक मॉरल कोड था, एक तरह का सोशल कंडक्ट जो नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और बड़ों की इज्जत करने पर जोर देता था। लेकिन सिर्फ एक पॉलिसी बना लेना काफी नहीं था। अशोक चाहते थे कि उनका ये मैसेज उनकी प्रजा के हर इंसान तक पहुंचे, और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर पर खुदवा दिया ताकि वो सदियों तक कायम रहें। और यहीं पर अशोक की ब्रिलियंस दिखती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक ही स्क्रिप्ट सब पर थोप दी, नहीं, उन्होंने लोकल लोगों की सहूलियत का ध्यान रखा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में ब्राह्मी, आज के पाकिस्तान वाले इलाके में खरोष्ठी और अफगानिस्तान में अरामी और ग्रीक लिपि का इस्तेमाल किया। और हाँ, वो खरोष्टी वाली बात कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ये तो एग्जाम का एक क्लासिक क्वेश्चन है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। एक और मजेदार बात, अपने शिलालेखों में अशोक ज्यादातर अपना नाम अशोक नहीं लिखते थे।
वो खुद को देवानाम प्रियदसी कहलवाते थे, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय, जो देखने में प्रिय हो। ये उनका अपनी प्रजा से कनेक्ट करने का एक तरीका था, एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह। ओके, अब एक प्रो टिप। अगर अशोक के इतने सारे शिलालेखों में से सिर्फ एक को याद रखना हो तो वो है 13वां प्रमुख शिलालेख। इसे नोट कर लीजिए। यही वो एडिक्ट है जिसमें कलिंग युद्ध की भयानक तबाही और उसके बाद अशोक के ट्रांसफॉर्मेशन का सीधा जिक्र मिलता है। ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है। तो राजाओं और उनकी कहानियों से आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी का सिस्टम क्या था? चलिए देखते हैं, क्योंकि मौर्यों का प्रशासन सच में अपने वक्त से बहुत आगे था। मौर्य समाज पर हमारे पास दो बड़े मजेदार पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तरफ है चाणक्य, जो कहते हैं कि समाज जन्म पर आधारित 4 वर्णों में बटा था। दूसरी तरफ है ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जो कहते हैं कि समाज काम धंधे यानी प्रोफेशन के आधार पर 7 क्लास में बटा था। ये फर्क क्यों? शायद इसलिए कि एक इनसाइडर का व्यू था और दूसरा आउटसाइडर का। ये कंपैरिजन मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। अब एक कीवर्ड पर ध्यान दीजिए, सीता। नहीं, ये रामायण वाली सीता नहीं है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में सीता का मतलब था वो जमीन जो सीधे सरकार के कंट्रोल में होती थी, यानी क्राउन लैंड। और इस जमीन से जो रेवेन्यू आता था उसे भी सीता ही कहते थे। ये उनकी रेवेन्यू सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा था। किसी भी महान सभ्यता की तरह मौर्यों ने भी आर्ट और आर्किटेक्चर में एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मौर्यों का आर्किटेक्चर हमें 3 खास रूपों में मिलता है। पहला, पटना में मिले लकड़ी के आलीशान महल के सबूत। दूसरा, सांची जैसे पत्थर के विशाल स्तूप जो बौद्ध धर्म के अहम केंद्र बने। और तीसरा, और शायद सबसे शानदार, एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिनकी पॉलिश आज भी चमकती है। ये उनकी इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। और ये फैक्ट मौर्यों की लेगेसी के महत्व को बताने के लिए काफी है। सारनाथ में अशोक का बनवाया गया 4 शेरों वाला स्तंभ यानी अ लायन कैपिटल आज हमारे आजाद भारत का नेशनल एम्ब्लेम है, राष्ट्रीय प्रतीक है। सोचिए, 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक चीज आज भी हमारी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा है। तो अंत में एक सवाल हमारे लिए भी है, किसी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? उसकी फौजी जीत जैसे चंद्रगुप्त की थी, या फिर उसकी करुणा और नैतिक मूल्य जैसे अशोक के धम्म में थे? मौर्य साम्राज्य हमें इन दोनों का एक अनोखा मिक्स दिखाता है, और शायद यही सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है।